नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्टल स्टडी की एक और क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पीओ गाइड पार्ट 2 में सेक्शन 5 से आगे। सेक्शन 5 हमारा पार्सल पोस्ट है। हमने देखा फॉरेन पोस्ट में दो तरीके की दो श्रेणियां हैं, जितनी भी डाक होती है, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, पार्सल पोस्ट और लेटर पोस्ट। ठीक है, लेटर पोस्ट हम पढ़ चुके हैं, पार्सल पोस्ट देखेंगे हम क्लॉज नंबर 94 से आगे। सामान्य जो नियम है इसके सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्लॉज नंबर 94 कहता है एग्रीमेंट गवर्निंग एक्सचेंज ऑफ पार्सल। पार्सल के आदान प्रदान को कंट्रोल करने वाले समझौते कौन कौन से, तो वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है जो, जिसमें कि 192 देश हमारे टोटल हैं। उसके जो पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट है वही पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये आते हैं। आगे हमारे पास है क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 में देखिए हमने 192 कंट्रीज़ है यूपीओ में। ठीक है, स्पेशल बिलेटरल एग्रीमेंट ये क्या होते हैं? विशेष द्विपक्षीय समझौते, जो दो देशों के बीच में विशेष समझौते होते हैं पार्सल पोस्ट के लिए, उनको स्पेशल बिलेटरल एग्रीमेंट की भी कहते हैं। पार्सल पोस्ट का नियंत्रण इनके अंतर्गत भी होता है, जो कि बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, नेपाल, यूएसए और साउथ अफ्रीका के साथ होता है। ठीक है, तो आगे है हमारा क्लॉज नंबर 95 जो कि है पोस्टेज। पोस्टेज क्या रहेगा? अब इंडिया में तो आप जहाँ भी भेजेंगे सेम होता है, बिकॉज इनलैंड पोस्ट, तो ये डिफरेंट होगा हर एक कंट्री के लिए। पोस्टेज जो शुल्क लगेंगे वो हर एक देश के लिए अलग लगेंगे, और वो भी निर्भर करता है कि आप किस माध्यम से भेज रहे हो, बाय एयर भेज रहे हो, बाय सरफेस भेज रहे हो, बाय सी भेज रहे हो। ठीक है, आगे एडिशनल फीस फॉर इंश्योरेंस, एडवाइस ऑन डिलीवरी, प्री पेमेंट ऑफ कस्टम। ठीक है, एडिशनल फीस देनी होगी आपको किस किस चीज़ के लिए? इंश्योरेंस के लिए और एडवाइस ऑन डिलीवरी। एडवाइस ऑन डिलीवरी जो कि हमने पहले भी देखा एक्नॉलेजमेंट को कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपको एडिशनल फ़ीस पे करनी होगी। आगे है नो सेपरेट क्लास। ठीक है, कोई भी पार्सल अलग वर्ग नहीं है, कोई भी सेपरेट क्लास नहीं है इसमें। किसके लिए? फॉर रजिस्टर्ड पार्सल के लिए, पंजीकृत पार्सल के लिए कोई भी अलग वर्ग नहीं है इसमें, सेम ही भेजा जाएगा। एक्सेप्ट, सिवाय किसके? नेपाल भूटान के लिए। ठीक है, नेपाल और भूटान के अलावा, क्योंकि नेपाल और भूटान को इनलैंड जो पार्सल है वही चले जाते हैं सेम इनलैंड रेट्स पे। आगे है रिडायरेक्शन और रिटर्न। पार्सल का रिडायरेक्शन और रिटर्न अगर होता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य के देश के अंदर या फिर उससे बाहर, दोनों तरफ करवा सकते हैं आप। बुकिंग ऑफ अ पार्सल फॉर अब्रॉड, अगर विदेश के लिए पार्सल की बुकिंग करवानी है तो कहाँ से करवा सकते हैं? किसी भी पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हैं जो कि ऑथोराइज्ड है अब्रॉड के लिए आपकी पोस्ट बुक करने के लिए। ठीक है, आगे है पेमेंट ऑफ चार्जेस। पेमेंट ऑफ चार्जेस किस प्रकार से लेंगे? फुली प्रीपेड होने चाहिए। अगर आप विदेशी पार्सल भेज रहे हो तो फुली प्रीपेड होने चाहिए, पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में, डाक टिकटों के रूप में वो पूरी तरीके से प्रीपेड होना चाहिए, पूर्ण रूप से प्रीपेड होना चाहिए। और अदर मेथड जो है इनलैंड पार्सल के ही तरह, अन्य विधियां जो है बाकी वो पार्सल इनलैंड पार्सल की तरह ही बाकी सब कुछ होगा। एक्स्ट्रा चार्जेस, अतिरिक्त प्रभार किस किस चीज़ के लिए लगेंगे? रीपैकिंग चार्जेस लगेंगे, वेयर हाउसिंग चार्जेस लगेंगे, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस लगेंगे, एडवाइस ऑफ अराइवल। ठीक है, अगर आपको ये सभी सुविधाएं लेनी है तो उसके लिए आपको अलग से जो है चार्जेस देने होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अपना डिलीवरी चार्जेस, वितरण शुल्क। ठीक है, वितरण शुल्क कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसी, एड्रेसी से जो है अभिशासक से एकत्रित किया जाएगा वितरण शुल्क, जो कि डिलीवरी चार्जेस होंगे जितने भी होंगे। इन केस ऑफ रिटर्न, अगर आपका जो पार्सल है वो रिटर्न हो जाता है, वापस हो जाता है, तो जो डिलीवरी चार्जेस है वो प्रेषक से यानी कि सेंडर से वापस कलेक्ट किए जाएंगे। आगे है क्लॉज नंबर 96 जो कि है हमारा डायमेंशन। आयाम कितना रहेगा पार्सल का? मैक्सिमम जो लेंथ है पार्सल की, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ 1.05 मीटर रहेगी। न्यूनतम जो सरफेस है पार्सल का, न्यूनतम सरफेस आपका 90 mm इंटू 140 mm रहेगा। ठीक है, और जो सम ऑफ लेंथ एंड ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, लंबाई और सबसे बड़ी परिधि का योग जो है वो अप टू 2 मीटर्स तक रहेगा। डायमेंशंस ये रहेंगे। आगे चलते आगे क्लॉज है हमारा लिमिट ऑफ वेट। ठीक है, वज़न की क्या सीमा रहेगी पार्सल के लिए जब आप विदेशी पार्सल भेज रहे हो? जनरल वेट फॉर पार्सल, फॉरेन पार्सल, विदेशी पार्सल के लिए सामान्य जो वज़न है वो तो 20 kg है।
एयर पार्सल अगर आप भेज रहे हो तो 10 kg रहेगा। अगर आप ताइवान के लिए पार्सल भेज रहे हो, जो कि एक देश है, उसके लिए 3 kg से अधिक का आप पार्सल नहीं भेज सकते हैं, फॉरेन पार्सल, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन भी बन जाता है ये भी पूछा जा सकता है कि ताइवान के लिए पार्सल कितने तक की लिमिट है पार्सल के वेट की, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एयर पार्सल के लिए क्या है। अब एयर पार्सल और जो जनरल पार्सल है, फॉरेन पार्सल है, उन दोनों में एक डिफरेंस है कि जनरल पार्सल आप जो है वो 20 kg तक भेज सकते हो, एयर पार्सल 10 kg तक भेज सकते हो, ठीक है। एयर पार्सल बाय रूट आपका एयर से ही होगा, जैसा इसके नाम में ही है। जनरल पार्सल के लिए आप सरफेस से भी भेज सकते हो, बाय सी भी भेज सकते हो, ठीक है। तो यही इसमें डिफरेंस है। आगे है क्लॉज नंबर 98, मैनर ऑफ एड्रेसिंग, ठीक है। एड्रेसिंग का जो मैनर है वो कैसा रहेगा, क्लॉज नंबर 11 में जैसा हमने पढ़ा है लेटर पोस्ट के लिए, सेम वैसा ही रहेगा। एड्रेस ऑफ सेंडर ऑफ पार्सल, ठीक है। कंपलसरी है इसमें लिखा जाना क्या, पार्सल जो भेज रहा है व्यक्ति, उसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ उसमें ज़रूरी है होना, ठीक है, ताकि अगर वो रिटर्न होता है तो उनको वापस भेज दिया जाए, ठीक है, और इंक में लिखा होना चाहिए। आगे है ओनली वन कंपनी पर्सन कैन बी एड्रेसी, ठीक है। और एक और चीज़ है कि एक ही एड्रेसिंग की बात होती है जब, कि मैनर ऑफ एड्रेसिंग कैसे होगा, पार्सल को आप कैसे एड्रेस करेंगे किसी भी फॉरेन पार्सल को, तो सिर्फ एक कंपनी या फिर एक पर्सन ही एड्रेसी हो सकता है, एक व्यक्ति ही हो सकता है। यानी कि अगर आपके 3 व्यक्ति है, मिस्टर विनय, राम, प्रकाश, ठीक है, मान लीजिए 3 व्यक्ति है, उदाहरण के लिए सेम कंट्री में रहते हैं, ABC, तीनों के तीनों एक ही देश में रहते हैं, तो पर एड्रेसी एक ही होगा इनमें से, ठीक है, एक ही बंदा एड्रेसी हो सकता है, तीनों नहीं हो सकते। आगे कॉपी ऑफ एड्रेस ऑफ सेंडर एंड एड्रेसी इनक्लोज्ड इन पार्सल, ठीक है। पार्सल में भेजने वाले का नाम, एड्रेस, उसकी कॉपी इनक्लोज होनी चाहिए, लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। आगे ऑर्डिनरी पार्सल, ऑर्डिनरी फॉरेन पार्सल एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, ठीक है। जो ऑर्डिनरी पार्सल होते हैं, फॉरेन पार्सल, साधारण पार्सल, जिनको आप 20 kg तक भेज सकते हैं, नेपाल और भूटान को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे आप इनलैंड ही भेज सकते हैं, शुड नॉट हैव वर्ड रजिस्टर, ठीक है, उसमें रजिस्टर्ड वर्ड नहीं होना चाहिए लिखा हुआ, ऑर्डिनरी पार्सल जो आप भेज रहे हो। आगे ऑल दो विद इन इंडिया दे विल बी हैंडेड लाइक इनलैंड रजिस्टर्ड पार्सल, ठीक है। फिर भी अगर, क्योंकि वो फॉरेन पार्सल है, वो ऑर्डिनरी पार्सल है, उसमें रजिस्टर्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, फिर भी भारत के भीतर उनको इनलैंड रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ही उनको सौंपा जाएगा, उनका ट्रांसमिशन किया जाएगा, ठीक है। नो इंस्ट्रक्शन, यदि कोई भी निर्देश नहीं लिखा है आपने पार्सल में तो RTS हो जाएगा, यानी कि रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, प्रेषक को लौटा दिया जाएगा पार्सल, ठीक है। आगे चार्जेस कैन बी इक्वल हायर देन आउटवर्ड, ठीक है। और जो चार्जेस है वो इक्वल भी हो सकते हैं और हायर भी हो सकते हैं। शुल्क जो है इसमें बराबर भी हो सकते हैं बाहर भेजने की तुलना में, या फिर उनसे अधिक भी हो सकते हैं क्योंकि बाहर भेज रहे हैं। और नो रीडायरेक्शन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो कोई भी रीडायरेक्शन नहीं होगा, पुनर्निर्देशन नहीं किया जाएगा उस पार्सल का। मेकअप एंड पैकिंग, अब मेकअप और पैकिंग कैसे की जाएगी फॉरेन पार्सल की। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेट, नेचर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड लेंथ ऑफ जर्नी, ठीक है। पार्सल का जो वज़न है वो ध्यान में रखा जाएगा, पार्सल की प्रकृति, किस प्रकार का आपका आर्टिकल है वो ध्यान में रखा जाएगा, किस माध्यम से आप भेज रहे हो उसे वो भी ध्यान में रखा जाएगा, और ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि यात्रा की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये सभी ध्यान में रखना ज़रूरी है। इम्पॉसिबल टू टेम्पर विद कंटेंट, ठीक है, इस प्रकार से आपकी पैकिंग होनी चाहिए कि आपकी जो सामग्री है उसके साथ छेड़छाड़ करना असंभव है। आगे है ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, तो कैसे भेजा जाएगा, प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्लाइमेट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, जलवायु, तापमान और जो वायुमंडलीय दबाव है उससे सुरक्षित हो, इस प्रकार से आपका पार्सल पैक होना चाहिए। वायुमंडलीय दबाव इसलिए, जब आप बाय एयर भेजेंगे तो वायुमंडलीय दबाव ऊपर 5-6 हज़ार 10,000 मीटर जहाँ से भी वो प्लेन जाएगा तो वहाँ पे अलग होता है, तो आपका पार्सल इस प्रकार से पैक होना चाहिए कि वो उस दबाव को झेलने लायक हो। डू नॉट हैम्पर, बांधना नहीं है पार्सल को, ठीक है, पार्सल को बांधना नहीं है। पोस्टल स्टाफ अदर पार्सल, ठीक है, किसी भी अन्य पार्सल को उसके साथ बांधना नहीं है। स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पार्सल में आपका जब आप पैकिंग करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस के लिए स्पेस होना चाहिए, ठीक है।
स्टैम्प, लेबल, इन सभी के लिए स्पेस होना चाहिए उसमें। अगर विदाउट पैकिंग आप भेजते हो पार्सल, ठीक है, 1 पीस आइटम्स जो है वो आप भेज सकते हो। आर्टिकल विच कैन बी फिट टुगेदर एंड केप्ट टुगेदर, ठीक है, विदाउट पैकिंग भी आप भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं? 1 पीस आइटम, जैसे कि कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा है वो भेज रहे हो आप, 1 पीस में भेज सकते हैं, उसी में आपका एड्रेस लिखा जाएगा। और कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि फिट करके एक साथ भेजा जा सकता है, तो उसे भी आप विदाउट पैकिंग भेज सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्लॉज नंबर 100, स्पेशल पैकेजिंग कंडीशंस, विशेष पैकेजिंग जो कंडीशंस है वो कौन सी है शर्तें। सबसे पहले है प्रीशियस मेटल, ठीक है, अगर आप कीमती धातु भेज रहे हो, यानी कि कीमती धातु भेज रहे हो आप, सोना चांदी कीमती धातुएं हैं ये, प्लेटिनम, ठीक है, जिससे ज्वेलरी बनती है, पत्थर हो गया कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन्स, वो सब भेज रहे हो आप अगर, तो स्टाउट मेटल बॉक्स, मोटा धातु का बक्सा होना चाहिए आपका, ठीक है, और वुडन बॉक्स, डबल कवरिंग होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर फॉर अप टू 10 kg पार्सल, ठीक है, अगर आपका 10 kg तक का पार्सल है तो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आपका 10 kg से ऊपर है तो 1.5 सेंटीमीटर तक मोटा आपका होना चाहिए जो बक्सा होगा, ठीक है जी। आगे, और 2 सीमलेस बैग, 2 निर्बाध बैग में इन्हें पैक किया जाना चाहिए। डबल रैपिंग होनी चाहिए इसमें, ठीक है। प्लाईवुड केस 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो प्लाईवुड केस है आपका वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, विद मेटल एंगल स्ट्रिप्स, ठीक है, जिसमें कि धातु के स्ट्रिप्स लगे होंगे, मेटल एंगल स्ट्रिप्स, कोण स्ट्रिप्स लगे होंगे, ठीक है। आगे है ग्लास और फ्रेजाइल आइटम्स, ठीक है, कांच की वस्तुएं भेज रहे हो आप, ऐसी वस्तुएं भेज रहे हो जो कि नाजुक है, तो उनको बॉक्स आपका मेटल का, वुड, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, ये सभी के आप बॉक्स यूज़ कर सकते हो उनके लिए, ग्लास और फ्रेजाइल आइटम्स के लिए। कंडीशन यही है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका बॉक्स, और फिल्ड विद पेपर वुड शेविंग, ठीक है, और पेपर के साथ वो भेजा जाना चाहिए। आपने देखा भी होगा अगर आप किचन सेट लेने भी जाते हो अपना, तो वो भी कागज़ में होते हैं, वो जो कांच के गिलास होते हैं पैक किए हुए, तो इसीलिए होते हैं वो पेपर के साथ फिल्ड होने चाहिए, या फिर वुड शेविंग्स जो होती है लकड़ी के चूरे उसके साथ होने चाहिए वो पैक किए हुए, ताकि वो टूटे ना आपस में टकरा के। और ये क्यों होना चाहिए कि आप जो घर्षण है, घर्षण रोके उनके बीच का, प्रिवेंट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो वो टूटेगा भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है स्पेशल पैकेजिंग फॉर लिक्विड्स, इजीली लिक्विफाइड सब्सटेंस, तरल पदार्थ के लिए, या फिर ऐसे पदार्थ जो कि इजीली लिक्विफाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहला जो कंटेनर है वो लीक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, यानी कि उससे बाहर ना जा पाए लिक्विड। और दूसरा कंटेनर जो है आपका प्लेस्ड इन स्पेशल बॉक्स में आपका वो लिक्विड प्रूफ, लीक प्रूफ कंटेनर रखा होना चाहिए, जो कि आपका मेटल का, वुड का, प्लास्टिक का, या फिर कार्डबोर्ड का बॉक्स हो सकता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे एब्जोरेंट आपने रखा हुआ होना चाहिए उसमें बीच में, ठीक है, एब्जोरेंट का मतलब है शोषक, ठीक है, उसमें क्या क्या रख सकते हैं आप, सॉडस्ट रख सकते हैं, कॉटन रख सकते हैं, लकड़ी नहीं रखेंगे, लकड़ी का चूरा रखेंगे, ठीक है, ताकि वो अगर लिक्विड जो है वो लीक भी हो जाता है गलती से, तो वो उसको सोख ले, बाहर ना फैले, ठीक है। लिड फिक्स टाइटली, ढक्कन जो है वो कसकर लगा हुआ होना चाहिए। आगे फैटी सब्सटेंस, ठीक है, फैटी सब्सटेंस मरहम, साबुन, रेजिन, अगर ये सब भेज रहे हो आप तो। सिल्क वॉर्म एग, ठीक है, रेशम का कीड़ा भेज रहे हो तो फर्स्ट कवरिंग जो है आपकी वो लीक प्रूफ मेटल बॉक्स होना चाहिए, जो फर्स्ट कवरिंग है आपका फर्स्ट बॉक्स, और जो सेकंड बॉक्स है आपका वो मेटल का, वुड का, या फिर अदर लीक प्रूफ कोई भी दूसरा बॉक्स हो सकता है, ठीक है। आगे है हमारे पास ड्राई कलरिंग पाउडर, ठीक है, कलर पाउडर भेज रहे हो आप, ड्राई कलर पाउडर जो आता है लाइक इनलाइन ब्लर की तरह, एनिलिन ब्लर की तरह, ठीक है। तो आगे है लीक प्रूफ मेटल बॉक्स में आप उसे भेजेंगे ड्राई कलरिंग पाउडर जो है, बॉक्स ऑफ वुड, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और वुड का बॉक्स हो सकता है, और बीच में जो है एब्जोरेंट आपको डालना होगा दोनों बॉक्स के बीच में। पहला आपका जो बॉक्स है वो लीक प्रूफ होगा मेटल का, उस मेटल के बॉक्स को रखेंगे आप कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या फिर लकड़ी के बॉक्स के अंदर, जिनमें कि एब्जोरेंट भी लगा हुआ है। एब्जोरेंट में आप कॉटन रख सकते हैं, सॉडस्ट रख सकते हैं, लकड़ी का चूरा रख सकते हैं, ठीक है। आगे है ड्राई नॉन कलरिंग पाउडर, ड्राई पाउडर भेज रहे हैं अभी भी,
पर भेज रहे हैं बिना रंग वाला, नॉन कलरिंग, तो बॉक्स और बैग में आप भेज सकते हैं इसे। मेटल, वुड, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड, ठीक है, तो सेम वैसे ही बॉक्स होंगे पर 2 हो ही होंगे हर बार, ठीक है। कंटेनर सेम होंगे जैसे कि हमने अभी पढ़ा। लिविंग एनिमल्स, जीवित जानवर भेज रहे हो आप अगर, तो रैपिंग प्लस डिस्पैच, जो रैपिंग है उनकी और डिस्पैच है, ठीक है, उसमें आपका लेबल लगा हुआ होना चाहिए। लेबल में क्या लिखा होना चाहिए? एनिमक्स विविटेंस, ठीक है, ये आप वर्ड नोट कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अगर जीवित जानवर भेजते हैं तो लेबल में क्या लगा होना चाहिए, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे है क्लॉज अर्जेंट मेडिसिन्स, अगर आप अर्जेंट मेडिसिन्स भेज रहे हो फॉरेन पोस्ट में बाय पार्सल, तो आपको लिखा हुआ होना चाहिए एड्रेस साइड पे लेबल लगा हुआ होना चाहिए अर्जेंट मेडिसिन्स का, ग्रीन कलर का लेबल, हल्का रंग का, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि अगर अर्जेंट मेडिसिन्स भेजते हैं तो कौन से कलर का लेबल लगा होना चाहिए, तो लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आगे है क्लॉज नंबर 101, डॉक्यूमेंट्स टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद पार्सल एट टाइम ऑफ बुकिंग, बुकिंग के समय पार्सल के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फॉरेन पार्सल एक्सेप्ट कनाडा और साउथ अफ्रीका और कनाडा को छोड़कर, ठीक है, तो डिस्पैच नोट आपको देना होगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जो भी उसका निर्धारित फॉर्म है डिस्पैच नोट का, उसमें आपको डिस्पैच नोट देना होगा। ऑप्शनल फॉर यूएसए एंड नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, ये वैकल्पिक है, दे सकते हैं आप, नहीं भी दे सकते, चलेगा। फील्ड बाय सेंडर एक्सेप्ट कॉलम्स ऑफ थिक बॉर्डर, ठीक है, सेंडर के द्वारा भरे हुए होने चाहिए ये डिस्पैच नोट, सिर्फ उन कॉलम्स को छोड़कर जो कि चौड़े कॉलम्स में है या फिर चौड़े खानों वाले हैं, ठीक है, मोटे बॉर्डर वाली है। राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। सेम एड्रेस एज पार्सल, डिस्पैच नोट में सेम वही एड्रेस आपको लिखने होंगे जो आपने पार्सल में लिखे हैं। इंस्ट्रक्शंस बैक ऑफ डिस्पैच, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो भी है आप डिस्पैच नोट के बैक साइड पे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे और डेस्टिनेशन कंट्री की लैंग्वेज में लिखेंगे अगर आपको पता है तो, इंग्लिश में या फिर डेस्टिनेशन कंट्री की लैंग्वेज में। सेपरेट लेबल भी यूज़ कर सकते हैं आप, सेपरेट लेबल का भी यूज़ किया जा सकता है इन केस ऑफ इंश्योर्ड पार्सल, वैल्यू पेबल, कैश ऑन डिलीवरी पार्सल, ठीक है, सेपरेट लेवल का यूज़ किया जाएगा इंश्योर्ड पार्सल, वैल्यू पेबल और सीओडी पार्सल्स के लिए। आगे अमाउंट इंडिकेट इन इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा में दर्शाई गई अगर राशि है तो वन साइड ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, तो वो आपको कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के एक साइड पे आपको लिखना होगा, ठीक है। आगे है सिंगल डिस्पैच नोट में बी यूज्ड, ठीक है, एक जो सिंगल डिस्पैच नोट है, एक डिस्पैच नोट आप यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 साधारण पार्सल के लिए, ठीक है। आगे है पोस्टेड एट, कौन कौन से पार्सल के लिए? 2 से 3 साधारण पार्सल के लिए, पर कौन कौन से? जो सेम टाइम पे, सेम ऑफिस पे, सेम सेंडर ने और सेम पोस्टेज से और सेम रूट से सेम जगह के लिए भेजे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक डिस्पैच नोट यूज़ कर रहे हो, एक पार्सल आपने एक पोस्ट ऑफिस से भेजा है और दूसरा पार्सल आप 100 किलोमीटर दूर दूसरे पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हो। सेम टाइम पे, सेम ऑफिस, सेम सेंडर, सेम एड्रेस, सेम पोस्टेज होना चाहिए। आगे है मार्क मेक बाय सेंडर, प्रेषक द्वारा निर्मित 1 बैच ऑफ पार्सल्स, ठीक है, एक बैच होना चाहिए वो पार्सल्स का जो कि एक साथ जाएगा, तभी उसको एक बैच कहेंगे। अगर आगे पीछे जा रहे हैं तो वो एक बैच नहीं है, ऑब्वियसली ऑर्डिनरी पार्सल्स होने चाहिए, और ये भी है, ठीक है। ऑल पार्सल अदर देन ऑर्डिनरी पार्सल्स कौन कौन से? ऑल पार्सल अदर देन वैल्यू पेबल, सीओडी, कस्ट ड्यूटी, ठीक है। ऑर्डिनरी पार्सल कौन कौन से होते हैं? वैल्यू पेबल पार्सल को छोड़कर, कैश ऑन डिलीवरी पार्सल को छोड़कर, और ऐसे पार्सल जिनमें कस्टम ड्यूटी लगेगी, ऐसे को छोड़कर सभी पार्सल ऑर्डिनरी पार्सल है। आगे आउटवर्ड फॉरेन पार्सल, जावक विदेशी पार्सल, लायबल टू ओपन, ठीक है, कस्टम एग्जामिनेशन के लिए खोले जा सकते हैं वो, उनमें कोई दो राय नहीं है। आगे है कस्टम डिक्लेरेशन मस्ट इन डुप्लीकेट, कस्टम जो घोषणा है आपको वो ज़रूरी है देना, वो भी डुप्लीकेट में, यानी कि 2 कॉपीज़ उसकी होनी चाहिए। इन मैनी केसेस 2 कॉपीज़ आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, क्योंकि कई मामलों में 2 कॉपी का अनुरोध किया जाता है। तो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए जब आप फॉरेन पार्सल भेज रहे हो। नेट वेट आपको लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसी के हिसाब से आपका सब कुछ लगेगा, चार्जेस वगैरह। वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए, जो भी आपका आर्टिकल की वैल्यू है।
आगे डू नॉट यूज़, क्या क्या यूज़ नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, संक्षिप्त रूप में यानी कि शॉर्ट में आपने लिख दिया तो वो यूज़ नहीं करना है। सेंडर में अटैच CP2 डिस्पैच नोट, ठीक है, जो सेंडर है वो डिस्पैच नोट अटैच कर सकते हैं CP2 CN22 और एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी या फिर कोई डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस, सेंडर इसे लगा सकते हैं साथ में, सर्टिफिकेट भी। फॉर यूएसए के लिए नॉन डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डेड ऑन कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, अगर नॉन डिलीवरी की इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म में दर्ज करेंगे। फॉरेन पार्सल्स, विदेशी पार्सल्स के लिए डिक्लेरेशन जो है वो PP फॉर्म में आपको देना ज़रूरी है। 50 रुपीज़ 50 गुड्स सिंपल डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, अगर 50 रुपये तक की आपका सामान भेज रहे हो आप तो सिंपल डिक्लेरेशन भेज दे सकते हैं आप। आगे है पार्सल रिक्वायरिंग, ठीक है, पार्सल की आवश्यकता है, अगर ऐसा पार्सल है आपका, अगर उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, स्पेशल परमिट की, लाइसेंस की आपको अगर आवश्यकता है, ऐसी चीज़ें आप भेज रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको लाइसेंस चाहिए या फिर स्पेशल परमिट चाहिए, ऐसी चीज़ अगर आपको विदेश में भेजनी है तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको देने होंगे। आगे है जी हमारा 1 कॉपी ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन पेस्टेड ऑन पार्सल, पार्सल पर एक सीमा शुल्क की एक जो कॉपी है वो चिपकाई भी होनी चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट टाइड ऑन पार्सल, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो पार्सल पर बंधे हुए होने चाहिए, पार्सल के साथ में लगे हुए होने चाहिए। प्लेस्ड इन ट्रांसपेरेंट एडहेसिव एनवेलप, या फिर पारदर्शी चिपकने वाले जो थैला है उसमें भी आप रख सकते हैं, और आपको फॉरेन पार्सल के लिए रिसिप्ट भी दी जाएगी, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, क्लॉज नंबर 102, अनडिलीवर्ड आउटवर्ड पार्सल एंड इंस्ट्रक्शंस बाय सेंडर, बिना वितरित आउटवर्ड पार्सल जो कि भारत से बाहर भेजे गए हैं और सेंडर के द्वारा दी गई जो निर्देश है वो सबसे पहले नॉन डिलीवरी रिटर्न टू सेंडर, ठीक है, अगर डिलीवरी नहीं हो पाती है तो सेंडर को वापस भेज दिया जाए। पे पोस्टेज चार्जेस वेयर हाउसिंग रीपैकिंग, पोस्टेज चार्जेस पे करेंगे जो सेंडर है, वेयर हाउसिंग चार्जेस पे करेंगे और रीपैकिंग चार्जेस पे करेंगे, और उसके बाद जो है कस्टम ड्यूटी जो है वो कैंसल्ड हो जाएगी, क्योंकि आपका आर्टिकल विदेश गया ही नहीं, वो वापस आ चुका है, कस्टम ड्यूटी कैंसल्ड हो जाएगी उसमें। आपका है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, जो है कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन उसमें दी जाएगी, मे बी गिवन बाय सेंडर, सेंडर दे सकता है। एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी सेंड टू हिम, उसे कि अगर डिलीवरी नहीं होती है आर्टिकल की तो उसे उसकी सूचना दी जाए, ठीक है। एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी सेंड टू अदर, या फिर आर्टिकल की अगर डिलीवरी नहीं होती है उसकी जो सुपुर्दगी की सलाह है, नहीं हुई है डिलीवरी, वो किसी और को भी भेजी जाए, ये भी मांग सकता है सेंडर। RTS बाय एयर और सरफेस, ठीक है, जब रिटर्न होगा तो किस रूट से रिटर्न होना है आपका आर्टिकल, वो भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है सेंडर, उसे बाय एयर वापस लाइए, बाय सरफेस वापस लाइए। पीरियड ऑफ डिटेंशन, और नज़रबंदी या फिर जो अपने पास पोस्ट ऑफिस डिटेंट करके रखेगा तो वो कितने दिन तक आप रखें, उसकी रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं सेंडर। पेमेंट ऑफ रिडायरेक्शन, पुनर्निर्देशन का भुगतान किस प्रकार करेंगे, या फिर अबॉन्डेंट, ठीक है, अगर त्याग दिया है तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो है सेंटर के द्वारा दी जाएगी। डू नॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, ठीक है, डू नॉट रीडायरेक्टिंग, ठीक है, पुनर्निर्देशन ना करे, उसका पुनर्निर्देशन ना करे उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए, डू नॉट रीडायरेक्ट, अगर उसको रीडायरेक्शन नहीं करना है, अगर सेंडर ये चाहते हैं तो उसमें पार्सल में आपको इंस्ट्रक्शन देनी ज़रूरी है, वो ने पास या फिर नेक्स्ट पेडर, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा। ये आप दोनों वर्ड याद कर सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। किसके लिए ये यूज़ किया जाता है फॉरेन पोस्ट में, पुनर्निर्देशन ना करें। ऑन पार्सल एंड डिस्पैच नोट, दोनों में लिखी हुई होनी चाहिए ये इंस्ट्रक्शन, पार्सल में भी और डिस्पैच नोट में भी। इसका मतलब है कि पुनर्निर्देशन ना करें। अगर पुनर्निर्देशन करना है यानी कि रीडायरेक्शन करना है तो इनसाइड और आउटसाइड ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन बाय एयर और सरफेस, जो गंतव्य देश है जहाँ पे आपने भेजा है, मान लीजिए सिर्फ, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया को भेजा है, ऑस्ट्रेलिया से चाहते हैं अब अमेरिका भेज दिया जाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही कहीं पे उसको
रीडायरेक्ट किया जाए। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन देनी ज़रूरी है, कहाँ भेजना है। रिक्वेस्टेड बाय सेंडर, ठीक है, सेंडर के द्वारा इसका अनुरोध किया जाएगा। पार्सल सेटिस्फाइंग कंडीशंस, अगर जो पार्सल है आपका वो उस दूसरे देश में भेजे जाने के लिए सेटिस्फाई करता है हर एक कंडीशन को, संतोषजनक है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है उसमें, तो भेजा जा सकता है। और रिक्वेस्ट ऑफ एड्रेसी, या फिर एड्रेसी का जो है वो रिक्वेस्ट करता है गारंटिंग टू पे एडिशनल चार्ज, ठीक है, कि वो गारंटी दे रहे हैं कि जो भी एडिशनल चार्ज लगेगा वो हम पे करेंगे। ठीक है, तो भेज दिया जाएगा। नॉन डिलीवरी ऑफ पार्सल ऑफ रिडायरेक्शन, अब आपने रिडायरेक्ट कर दिया पार्सल, उसके बाद भी नॉन डिलीवरी हो गई, उसके बाद भी वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो ऑल चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सेंडर। ठीक है, यहाँ पे सेंडर जो है उनको डबल चार्जेस लग गए, पहले तो एक देश को जाने के लग गए, वहाँ से दूसरे देश को जाने को लग गए, वो सारे चार्जेस सेंडर को ही देने पड़ेंगे। ठीक है, ये उनको इंस्ट्रक्शंस लिख के देनी होती है तो ही भेजा जाता है। आगे मोड ऑफ रिटर्न, वापसी का तरीका। वापसी का तरीका कैसे होगा, अब डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये भी निर्देशों पर ही निर्भर करता है। अगर सेंडर चाहता है, ठीक है, रिटर्न बाय एयर, ठीक है, अगर सेंडर चाहता है कि मेरा जो पार्सल है जी आप हवा के माध्यम से आप वापस भेजिए, जल्दी लाइए, तो सेंडर रिक्वेस्ट करता है और गारंटी देता है कि वो रिटर्न चार्जेस भरेंगे प्लस एयर सब चार्ज भी भरेंगे, तो हवा के द्वारा वापस ले आएंगे। ठीक है, अगर वो नहीं देता है लिख के तो रिटर्न बाय सरफेस के द्वारा आएगा जी। फिर आगे है क्लॉज नंबर 103, एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी। ठीक है, नॉन डिलीवरी की एडवाइस, इफ़ इंस्ट्रक्टेड ऑन डिस्पैच नोट और पार्सल। ठीक है, पार्सल का जो डिस्पैच नोट है उसमें अगर इंस्ट्रक्शन दी गई है तो, ठीक है, फॉर फ्रेश इंस्ट्रक्शन फॉर डिस्पोजल, निपटान के लिए अगर फ्रेश इंस्ट्रक्शन भेजी जा रही है तो क्लॉज नंबर 102 पे जैसे हमने पढ़ा सेम वैसे ही होगा। या फिर नोटिफाई एड्रेसी वंस मोर, या फिर एड्रेसी जो है उनको एक बारी और नोटिफाई किया जाएगा कि सर आपका पार्सल आया है, ले लीजिए। आगे है करेक्ट और इनकम्प्लीट, करेक्ट और कंप्लीट द एड्रेस। ठीक है, पता सही करें या फिर पता पूरा करें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। आगे है कैश ऑन डिलीवरी पार्सल। कैश ऑन डिलीवरी पार्सल है अगर तो क्या होगा, सबसे पहले डिलीवर टू थर्ड पर्सन आफ्टर कलेक्टिंग कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट। ठीक है, थर्ड पर्सन को डिलीवर किया जा सकता है, पर कब किया जा सकता है, पहले उनसे कैश जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, जो भी कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट है। नो कैश ऑन डिलीवरी, लेस कैश ऑन डिलीवरी, या फिर कोई कैश नहीं देता है या फिर कम कैश देते हैं तो, ठीक है, तो नहीं किया जाएगा। डिलीवरी पार्सल फ्री, ठीक है, डिलीवर पार्सल फ्री, अगर वो चाहते हैं कि पार्सल को जो है फ्री डिलीवर कर दीजिए, वो हम क्लॉज नंबर 126 में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग फ्रेश इंस्ट्रक्शन, ताज़ा निर्देशों के अनुसार, तो सेंडर पे एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी चार्जेस, तो जो सेंडर के द्वारा है नॉन डिलीवरी चार्जेस की एडवाइस का उसका भुगतान किया जाएगा। आगे है सेवरल पार्सल पोस्टेड एट, बहुत सारे पार्सल जो है सेम टाइम पे, सेम ऑफिस, सेम सेंडर, सेम एड्रेस ही पोस्ट किए गए हैं अगर तो, ठीक है, तो उसके लिए सिंगल एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी पे की जा सकती है। जैसे हमने वहाँ पे पीछे देखा था सिंगल डिक्लेरेशन फॉर्म यूज़ किया जा सकता है, तो सिंगल एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी भी पेबल की जा सकती है अगर काफ़ी सारे आर्टिकल एक ही जगह से एक ही बंदे ने एक ही बंदे को भेजे हैं एक ही समय पे। ठीक है, आगे है क्लॉज नंबर 104 जो कि कहता है हमारा अनडिलीवरेबल इनवर्ड पार्सल, इनवर्ड फॉरेन पार्सल, ऐसे पार्सल जो कि अनडिलीवरेबल है, उनका डिलीवर नहीं किया जा सकता है उन्हें कुछ कुछ कंडीशनों के रिगार्डिंग की पूरा नहीं है, एड्रेस मिल नहीं रहा है बंदा या फिर ले नहीं रहा है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस, जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है कि जितने दिन तक पोस्ट ऑफिस रखेगा अपने पास उस आर्टिकल को, और जो वेयर हाउसिंग चार्जेस है वो सबसे पहले तो 7 डेज़ तक रखेंगे ऑर्डिनरी और वैल्यूएबल को। ठीक है, 7 दिन तक डिटेंशन रखेंगे और 8वें दिन से जो है यहाँ पे वेयर हाउसिंग चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे फॉरेन पोस्ट में। ठीक है, पार्सल हैज़ ऑल्टरनेट एड्रेस, यदि पार्सल में एक और ऑल्टरनेट एड्रेस है, पार्सल कैन नॉट बी डिलीवर्ड एट ओरिजिनल एड्रेस। ठीक है, और पार्सल जो है ओरिजिनल एड्रेस पे डिलीवर्ड नहीं किया जा सकता है, तो वेयर हाउसिंग चार्जेस है फॉर सेकंड एड्रेस ही, दूसरे एड्रेस ही से लिए जा सकते हैं।
ठीक है, पार्सल इज़ रिटर्न्ड फॉर रीअसेसमेंट, या फिर पार्सल को जो है रीअसेसमेंट के लिए अगर लौटाया गया है, लौटाया भी जा सकता है, रीअसेसमेंट किया जाए कि कितना इसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह सारी असेसमेंट लगेगी। आगे है कितना उसकी गणना होगी, बाकी सभी जो भी फीसिस है उसकी। तो आगे है पीरियड ऑफ डिटेंशन, नज़रबंदी की जो अवधि है। बिफोर एंड आफ्टर रीअसेसमेंट इज़ टेकन इन अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग वेयर हाउसिंग चार्जेस। ठीक है, जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है वो कब तक माना जाएगा ऐसे आर्टिकल का जिनको रीअसेसमेंट के लिए लिया गया है। तो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, रीअसेसमेंट में लेने से पहले जितने दिन वो भी, यानी कि मान लीजिए 2 दिन वो पोस्ट ऑफिस में था, उसके बाद वो रीअसेसमेंट के लिए भेजा गया है, तो पहले के 2 दिन माने जाएंगे। उसके बाद जितने दिन वो रीअसेसमेंट में था वो नहीं माने जाएंगे। जब वो वहाँ से वापस आ जाता है तो उसके बाद जितने भी दिन, यानी कि अगर 1 तारीख को आपका पार्सल आया है, 3 तारीख को आपका पार्सल रीअसेसमेंट के लिए गया है और 7 तारीख को वापस पोस्ट ऑफिस में आया है, तो 3 से लेकर 7 के जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे डिटेंशन के लिए। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल था। आगे है पार्सल एड्रेस टू पोस्टे रेस्टांटे। पोस्टे रेस्टांटे के लिए अगर आपके पार्सल एड्रेस किया गया पोस्टे रेस्टांटे, जैसे कि उन लोगों के लिए जो ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं, और पोस्ट ऑफिस के लिए ही ये संबोधित किया जाता है। एड्रेस इसमें पोस्ट ऑफिस का होता है, बंदे का नाम होता है, लिखा हुआ होता है टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, कि जब तक हम ना आए तब तक आप रखें इसे। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग चार्जेस फ्रॉम 8th डे, ठीक है, 8वें दिन से इसके लिए भी आपका जो है वेयर हाउसिंग चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे फॉरेन पार्सल्स में। ठीक है, इनलैंड में नहीं। पार्सल एड्रेस्ड, पार्सल संबोधित किया गया है पोस्टे रेस्टांटे वैल्यूपेबल पार्सल को छोड़कर। ठीक है, पोस्टे रेस्टांटे वैल्यूपेबल पार्सल्स को छोड़कर डिटेन्ड अप टू 1 महीना। ठीक है, 1 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है पोस्टे रेस्टांटे को। ठीक है, वैल्यूपेबल है अगर उसमें तो 7 दिन तक ही उसका समय है। आगे है वेयर हाउसिंग चार्जेस आर नॉट कैंसल्ड। ठीक है, पर वेयर हाउसिंग चार्जेस जो है वो रद्द नहीं किए जाएंगे, 1 महीने तक रखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेयर हाउसिंग चार्जेस रद्द कर देंगे, वो आपको 8th डे से लगेंगे ही लगेंगे, 1 महीने तक जब तक भी आप रखते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी, गैर वितरण के मामले में अगर नॉन डिलीवरी हो जाती है तो कलेक्टेड फ्रॉम सेंडर, यानी कि सेंडर से कलेक्ट किए जाएंगे ये सभी चार्जेस, जो भी उसका सेंडर है जिस किसी भी देश में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। हाँ जी, इतना ही है। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, और आई होप कि आप सभी साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं अपने। बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।